तो देखो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं हाइड्रोकार्बन चैप्टर के बारे में। हाइड्रोकार्बन में देखो, हाइड्रोकार्बन जो होते हैं वो होते हैं एलिफेटिक और एरोमेटिक। एलिफेटिक में क्या होते हैं कि वो लोग जो होते हैं वो ओपन चेन लाइक होते हैं। एरोमेटिक में क्या होते हैं कि वो सब साइक्लिक कंपाउंड बनाते हैं। ठीक है, तो अब इसको एलिफेटिक को हम लोग अभी थोड़ा डिटेल में देखते हैं। तो देखो एक बात तुम लोगों को पहले ही बताते रहे, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जितना कि मतलब कि क्वेश्चन आते हैं सिर्फ उस हिसाब से ही जानकारी आप लोगों की सेहत के लिए सही है। ज़्यादा जानोगे तो एग्ज़ाम में जा कर के सब उल्टी कर दोगे। तो जितना पढ़ रहे हो बस उसी को रिवीजन अगेन एंड अगेन करते रहना और इसके बाहर से क्वेश्चन नहीं आएगा। तो देखो एलिफेटिक में क्या होते हैं, एक होते हैं एल्किन, इसमें कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होते हैं, और दूसरे होते हैं एल्किन्स, इसमें कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होते हैं। एल्काइंस में कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होते हैं। ठीक, देखो एल्कीन्स जो होते हैं वो लेस एक्टिव होते हैं, एल्केन्स मतलब लेस एक्टिव होते हैं। ठीक है, लेस एक्टिव होते हैं यानी कि इनकी रिएक्टिविटी काफ़ी इसके एल्कीन और एल्काइन के मुकाबले में कम होती है। ठीक है, तो एल्कीन और एल्काइन जो होते हैं वो ज़्यादा एक्टिव होते हैं। ठीक, एल्केन्स जो होते हैं वो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो करते हैं, और एल्कीन और एल्काइन जो होते हैं वो एडिशन रिएक्शन शो करते हैं। ठीक है, सब्स्टिट्यूशन में जैसे अभी आप लोग पढ़ेंगे SN1 SN2, और एडिशन रिएक्शन में जैसे कि इलिमिनेशन एडिशन रिएक्शन, सॉरी मतलब एडिशन रिएक्शंस का मतलब होता है इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल एडिशन रिएक्शंस। ठीक, उसके बाद देखो जो एल्केन्स होते हैं और एल्किन, इन सब का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो वंडर वॉल फोर्स और मोलिकुलर मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, जिसका वंडर वॉल फोर्स ज़्यादा होगा, ठीक, उसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा। क्यों, देखो जैसे कि ये दो मॉलिक्यूल्स हैं, इन दोनों के बीच में अगर वंडर वॉल फोर्स ज़्यादा होगा तो दोनों ज़्यादा पास में आएंगे, ज़्यादा पास में आएंगे तो उन लोगों को बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, बॉयल करने के लिए उसको मॉलिक्यूल्स को दूर दूर करना पड़ता है। ठीक है, तो दूर करने के लिए ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, तो जिसका वंडर वॉल फोर्स ज़्यादा, जिसका मॉलिक्यूलर मास ज़्यादा, बॉइलिंग पॉइंट उसका उतना ज़्यादा, और ये तीनों के लिए सेम रहेगा। ठीक, अब देखो मेथड ऑफ प्रिपरेशंस में आते हैं। तो देखो मेथड ऑफ प्रिपरेशंस में एलिफेटिक में और ये एल्केन्स में मेथड ऑफ प्रिपरेशन कौन कौन से होते हैं, एक होते हैं हाइड्रोजिनेशन एटम, अरे सॉरी पहला मेथड होता है हाइड्रोजिनेशन। हाइड्रोजिनेशन किसका होता है, एल्किन और एल्काइन का। अभी डिटेल में पढ़ेंगे ये इस तरीके से, जैसे अगर आप लोगों के दिमाग में अगर ओवरव्यू रहेगा तो आप लोगों को काफ़ी आसानी होगी। तो देखो सबसे पहले आता है हाइड्रोजिनेशन, उसके बाद आता है सोडा लाइम का मेथड, उसके बाद आएगा कोल्ब इलेक्ट्रोलिसिस, फिर उसके बाद वुड्स रिएक्शन, कोरे हाउस सिंथेसिस, रिडक्शन ऑफ एल्किल हैलाइड। तो इन सब के बारे में अब हम लोग डिटेल में देखते हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे हाइड्रोजिनेशन के बारे में। तो देखो हाइड्रोजिनेशन ऑफ एल्कीन एंड एल्काइन, पहले दिमाग खोल के सुनना। देखो इसमें लिखा हुआ क्या है, हाइड्रोजिनेशन। ठीक है, तो देखो यानी कि हाइड्रोजन को ऐड करने से। ठीक है, तो देखो H2 देखो ऐड हो रहा है किसमें, एल्काइंस और एल्किन्स, इन दोनों का सेम कंडीशन होगा। ठीक है, एल्काइंस और एल्किन्स दोनों में अगर हम लोग H2 की जो गैस है उसको छोड़ें और उसमें क्या रहेगा, निकिल का या तो निकिल का या तो प्लेटिनम का या तो प्लेडियम का प्लेट रहेगी। ठीक है, जैसे कि मान लो एक टेस्ट ट्यूब है। ठीक है, उस टेस्ट ट्यूब में एक प्लेटिनम की एक प्लेट रखी हुई है। अब उसमें क्या किया गया, एल्काइंस या एल्किन को डाल दिया गया। ठीक, तो अब उसमें क्या होगा, और देखो और उसमें क्या है, H2 गैस भी होगा इसमें, इसके अंदर H2 गैस है और प्लेटिनम की प्लेट है। उसके अंदर अगर मान लो एल्किन या एल्काइन डाला गया तो उसमें से क्या हम लोगों को मिलेगा, एल्केन्स मिलेगा। ठीक है, तो इसमें यही बात बोला गया है कि एल्किन्स या एल्काइंस को H2 के साथ रिएक्ट कराने पे, और ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि उसमें प्लेटिनम या निकिल की प्लेट होनी चाहिए, तो क्या मिलेगा, एल्किन्स मिलेगा। ठीक है, और इसके बाद ये चीज़ याद रखे रहना कि जिसका स्टेरिक हिंड्रेंस जितना ज़्यादा होगा उसकी रिएक्टिविटी उतना ही कम होगी। और इस बात का मतलब ये है कि जैसे कि मान लो ये एक कार्बन है और वो क्या है, वो 4 कार्बन से घिरा हुआ है। ठीक, और उसके अंदर देखो उसको ये रिएक्शन कराया गया, तो अब इसकी जो रिएक्टिविटी होगी वो काफ़ी कम होगी। क्यों होगी, क्योंकि देखो जैसे H2 का मॉलिक्यूल है, H अगर इससे रिएक्ट करना है ना, तो फिर अब देखो H है तो अब देखो ये यहाँ पे जाएगा, तो फिर मतलब कि जब जैसे कि मान लो तुम हो और तुमको 4 लोग घेरे हुए हैं, तो तुमसे जो लोग लड़ाई करेंगे तो उनकी रिएक्टिविटी क्या होगी, घट जाएगी ना। अब तुम हो और तुम अकेले हो, मतलब कि तुम्हारे साथ अगर कोई एक ही इंसान है तो तुमसे जो लड़ेगा वो बहुत ही तेज़ी से लड़ाई करेगा। ठीक है, तो इसी तरीके से जिसकी
स्टेरिक हिंड्रेंस जिसका ज़्यादा होगा। स्टेरिक हिंड्रेंस का मतलब यही है कि एक तरीके से स्टेरिक हिंड्रेंस अगर कहीं बोला जा रहा है तो तुम लोगों के दिमाग में एक तुरंत बल्ब जमना, मतलब कि तुरंत एक वो आना चाहिए कि स्टेरिक हिंड्रेंस का एक सिनोनिम्स मान लो कि भीड़, ठीक है। तो स्टेरिक हिंड्रेंस का मतलब हो गया, समझ लो, भीड़, ठीक है। तो जिस कार्बन के अगल बगल जितना ज़्यादा भीड़ होगा कार्बन्स का, उसकी रिएक्टिविटी उतनी ही कम होगी। और ये बात जान लो कि जैसे कि मान लो कि तुम इस बात को क्यों याद रखोगे, तो जैसे कि मान लो अगर तुम्हें एक एल्केन चाहिए, ठीक है, और तुम्हारे पास जो चीज़ है एल्कीन्स या एल्काइंस है ना, अगर तुम्हारे पास अगर एक प्रोफेसर ने तुमको एल्कीन्स या एल्काइंस दे दिया और उसके बाद अब कहा कि अच्छा बताओ अब इसका हम लोग क्या करें कि ये एल्केन बन जाएगा, ठीक है। अगर एक प्रोफेसर ने तुमको एल्कीन्स या एल्काइंस दे दिया और कहा कि एल्केन दो हमको, तो उसमें तुम लोगों को क्या करना पड़ेगा, हाइड्रोजन गैस को मतलब कि उसमें मतलब कि उसमें छोड़ा जाएगा और प्लेटिनम की प्लेट होनी चाहिए। बस ये प्रोफेसर से तुम लोगों को बोलना होगा, ठीक है। इसलिए हम लोगों को हाइड्रोजनेशन की ज़रूरत होती है, यानी कि कन्वर्जन के लिए। तो देखो अब जो दूसरा जो मेथड है, मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्केन्स में, वो है सोडा लाइम से। देखो सोडा लाइम का यूज़ क्या होता है, पहले तो तुम लोग ये जान लिया करो किसी चीज़ का, तो तुम लोग वो चीज़ कभी नहीं भूलोगे। तो देखो सोडा लाइम होता क्या है, सोडा लाइम जो होता है वो बेसिकली NaOH कास्टिक सोडा और CaO का मतलब कि मिक्सचर होता है, ठीक है। सोडा लाइम का यूज़ क्या होता है, सोडा लाइम का जो यूज़ होता है वो CO2 को एब्जॉर्ब करने के लिए, यानी कि रिमूव करने के लिए होता है। अब जैसे देखो ये एक आदमी है, ठीक, ये क्या है, ये पानी में गोताखोर है, ठीक है, पानी में कूदता है। जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा कि मरीन मतलब कि पानी के अंदर जो लोग जाते हैं वो ऐसे पीछे कुछ बांधे होते हैं, ठीक है। तो जो बांधे होते हैं उसमें एक में तो पूरा के पूरा ऑक्सीजन होता है, ठीक है। अब देखो ऑक्सीजन वो लोग मतलब कि खींचेंगे और कार्बन डाइऑक्साइड वो लोग छोड़ेंगे। तो कार्बन डाइऑक्साइड जो वो लोग छोड़ेंगे तो वो मतलब कि ऑक्सीजन के साथ मिक्स ना हो जाए, तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो जा करके जहाँ पे NaOH और CaO का एक मिक्सचर होता है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड वहाँ जाता है, और या तो पूरी की पूरी यानी कि O2 और CO2 दोनों जाता है, ठीक है, क्योंकि सांस लेने और जाने में दोनों गया। तो उसमें क्या होगा, CO2 जो होगा कार्बन डाइऑक्साइड, वो उसमें अगर मान लो कि बढ़ेगा तो कार्बन डाइऑक्साइड हम लोग बार बार अगर मतलब कि अगर नाक से लेंगे तो हम लोगों का जो ब्लड है वो एसिडिक हो जाएगा, ठीक है। तो CO2 जो होता है वो जा करके एब्जॉर्ब हो जाता है। बेसिकली कहने का ये मतलब है कि सोडा लाइम का इस्तेमाल कहाँ किया जाता है, जो लोग मतलब कि पानी के अंदर जो जाते हैं गोताखोर उनके लिए। और आप लोगों ने मतलब कि हॉस्पिटल्स में देखा होगा, हॉस्पिटल में जो लोगों को ऑक्सीजन दिया जाता है तो उसमें भी इसका इस्तेमाल किया जाता है ताकि पेशेंट दोबारा से कार्बन डाइऑक्साइड वापस से ना खींचे, ठीक है। तो अब इसका सोडा लाइम का आप लोग यूज़ समझ चुके हैं। अब सोडा लाइम का जो रिएक्शन देखिए, तो देखो RCOONA को अगर हम लोग सोडा लाइम के साथ NaOH और CaO के साथ अगर रिएक्ट कराएंगे तो हम लोगों को एल्केन मिलता है, ठीक, एल्केन मिलेगा। और फिर उसके बाद अब क्या बचा, Na ये दो बचा, Na2 और फिर उसके बाद C और O1 2 3, ठीक है, Na2CO3 और ये RH मिल गया, ठीक है, समझ गए। और फिर उसके बाद इसमें एक बात याद रख के रहना कि इसका जो प्रोडक्ट होता है उसमें एक कार्बन कम होता है, क्योंकि देखो पहले वाले प्रोडक्ट में जैसे कि मान लो ये R है, ठीक है, R जैसे क्या होता है, RCH3 होता है, C2H5 होता है ना, तो जैसे कि एक कार्बन इसमें से निकल गया तो इसलिए इसका जो प्रोडक्ट होता है वो उसमें एक कार्बन की कमी होती है। अब देखो जो नेक्स्ट मेथड होता है उसका अब देखो जो नेक्स्ट मेथड होता है वो होता है कोल्ब्स इलेक्ट्रोलिसिस। कोल्ब इलेक्ट्रोलिसिस में भी सेम प्रोडक्ट का सेम रिएक्टेंट का इस्तेमाल किया जाता है। RCOONA, R क्या हो सकता है, CH3 हो सकता है, C2H5 हो सकता है, ठीक है। तो R बेसिकली C का ही एक ग्रुप होता है, ठीक है। तो कोल्ब्स इलेक्ट्रोलिसिस में क्या करेंगे, सेम वही वाला रिएक्टेंट लेंगे, लेकिन इस बार हम लोग क्या करेंगे, उसकी इलेक्ट्रोलिसिस। देखो कोल्ब्स इलेक्ट्रोलिसिस यानी कि इसमें अब एल्केन्स को जो बनाना है उसमें इलेक्ट्रिसिटी की मदद ली जाएगी, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी और पानी के साथ। और जो रिएक्टेंट रहेगा वो सोडा लाइम जो रिएक्टेंट होगा वो RCOONA होगा। और फिर उसके बाद हम लोग को क्या मिलेगा, एल्केन्स मिल जाएगा, ठीक है। और इसके साथ साथ CO2 प्रोड्यूस होगा और NaOH भी प्रोड्यूस होगा। तो देखो कोल्ब्स इलेक्ट्रोलिसिस को लैब में कैसे किया जाता है, एक कंटेनर ले लिया जाता है, अब उसमें क्या किया जाता है, RCOONA डाल दिया जाता है, RCOONA डाल दिए। अब उसमें एक होता है कैथोड और एक होता है एनोड। अब इलेक्ट्रिसिटी जब उसमें घचाघच पास कराया जाता है, जब उसमें इलेक्ट्रिक खटका ऑन करके इलेक्ट्रिसिटी पास हुई तो अब क्या करेगा, रिएक्शन करके कैथोड से
H2 निकलेगा, एनोड से CO2 और C2H6 याद निकलेगा, याद रखना, ठीक है। जैसे कि मान लो CO2 निकल रहा है, कहाँ से निकल रहा है, एनोड से, और अब जो हम लोगों को मिल रहा है वो एल्केन्स मिल रहा है, और एल्केन्स ए से एल्केन्स, ए से एनोड, ठीक। तो कोल्ब्स इलेक्ट्रोलिसिस में एनोड पे हम लोगों को एल्केन्स मिलता है और उसी के साथ साथ CO2 मिलता है, और कैथोड पे हम लोगों को हाइड्रोजन गैस मिलता है। समझ गए तुम लोग? तो देखो एल्केन्स में मेथड ऑफ प्रिपरेशन में हम लोगों ने अभी तक क्या पढ़ा, हाइड्रोजिनेशन। हाइड्रोजिनेशन में क्या था, एल्कीन या एल्काइन को क्या किया था हम लोगों ने, H2 गैस और निकिल प्लेटिनम के साथ रिएक्ट कराया और एल्केन हम लोगों को मिला, ठीक। सोडा लाइम और कोल्ब इलेक्ट्रोलिसिस में सेम रिएक्टेंट का इस्तेमाल हुआ, RCOONA, और इसमें हम लोगों ने क्या किया, सोडा लाइम में NaOH और CaO हम लोगों ने मिला दिया, और कोल्ब्स इलेक्ट्रोलिसिस में हम लोगों ने उस कंटेनर में वो रिएक्टेंट RCOONA के साथ इलेक्ट्रिसिटी पास कराई। तो ए से एनोड पे हम लोगों को ए से एल्केन प्राप्त हुआ और CO2 निकला, ठीक है, और H2 कहाँ पे निकल गया, कैथोड पे निकल गया, ठीक है। तो इतना हम लोगों को 3 रिएक्शन तैयार हो चुकी हैं। तो देखो अब हम लोग का नेक्स्ट रिएक्शन कौन सा, नेक्स्ट रिएक्शन है वुड्स रिएक्शन। वुड्स रिएक्शन में क्या होता है, 2 एल्काइल हैलाइड्स होते हैं और उसमें 2 Na होते हैं, ठीक है, सोडियम, 2 एल्काइल हैलाइड, 2 सोडियम, ड्राई ईथर की प्रेजेंस में वो हम लोगों को एल्केन देते हैं और NaX देते हैं। देखो R मिल गए, ठीक। अब बचा क्या, Na और X बचा, ठीक है। जैसे कि Na देखो मान लो ये पॉजिटिव होता है, X जो होता है वो निगेटिव होता है और ये निगेटिव होता है, तो इसका निगेटिव ना निगेटिव मिलके प्लस से मिल गए, तो ठीक है, ये हो गया पॉजिटिव निगेटिव, ठीक, और R मिल गए, ठीक, समझ गए। और देखो वुड्स रिएक्शन को याद करने की ट्रिक ये है कि एक अलका है, अलका दीदी, अलका ने ड्राई नहीं किया रोस्टर, ठीक है, यानी कि रोस्टर मतलब समझो रोस्टर चिकन को उसने ड्राई नहीं किया। एक लड़का है वो अपनी दीदी अलका से बोल रहा है कि दीदी मतलब कि अलका तुमने ये रोस्टर मतलब कि ड्राई क्यों नहीं किया, तो अलका ने ड्राई नहीं किया रोस्टर, अलका से हो गया एल्किल हैलाइड RX, Na मतलब कि नहीं, अलका ने, Na से हो गया Na सोडियम, ड्राई से हो गया ड्राई ईथर, और फिर उसके बाद Na, क्योंकि Na के 2 मॉलिक्यूल्स होंगे, ठीक। और फिर उसके बाद नहीं किया, अब किया देखो हिंदी में लिखें क्योंकि इसका कोई मतलब नहीं है, अलका ने ड्राई नहीं किया रोस्टेड, ठीक है, तो अलका ने ड्राई नहीं किया रोस्टेड, और ये Na का हो गया NaX, ठीक है, अलका ने ड्राई नहीं किया रोस्टेड, ठीक है। एक बार फिर से बता दे रहे हैं, अलका ने ड्राई नहीं, देखो एन नहीं में हो गया Na का Na आ गया, और यहाँ पे ही इसका कोई मतलब नहीं है तो इस यहाँ पे कट्टम कुट्टा बना दिए, तो ये क्या हो गया NaX हो गया, ठीक है। अलका ने ड्राई नहीं किया NaX, अरे ड्राई नहीं किया रोस्टर, तो इसका एक बार देख लो कि मतलब मैकेनिज्म समझ ही चुके हो। तो इसका काम क्या होता है कि ये कार्बन की चेन को जो है वो इंक्रीज करता है, ठीक है। अब देखो जैसे क्वेश्चन में पूछ लिया कि जैसे कि प्रोफेसर ने तुमको दे दिया एल्किल हैलाइड, अब उसने कहा कि एल्किन बनाओ या ना, तो तुम लोग क्या करोगे, उसमें ड्राई ईथर और Na डाल दोगे, एल्किन बन जाएगा, ठीक, समझ चुके हो, ठीक है। तो कन्वर्जन रिएक्शंस में जैसे कि हम लोगों ने क्या पढ़ा कि अगर एल्किल हैलाइड से एल्किन बनाना है तो वुड्स रिएक्शन लगेगा, अगर एल्कीन या एल्काइन से अगर एल्किन बनाना है तो उसका हाइड्रोजिनेशन करना पड़ेगा, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन में 2020 में देखो एकदम गर्मा गर्म क्वेश्चन क्या करा, विच ऑफ द फॉलोइंग एल्किन कैन नॉट बी मेड इन गुड यील्ड बाय वुड्स रिएक्शन, यानी कि वुड्स रिएक्शन में इसमें से कौन सा एल्केन है जिसको अच्छी क्वांटिटी में नहीं बनाया जा सकता है, ठीक है। इसमें बोला गया है अच्छी मतलब कि बनेगा सब, लेकिन अच्छी क्वांटिटी में कौन सा नहीं बनेगा। देखो एन हेक्सेन का मतलब क्या, तो देखो एन हेक्सेन का मतलब हो गया, हेक्स मतलब हो गया 6 कार्बन और एन है, तो यानी कि 1 2 3 4 5 6, यानी कि 6 कार्बन का पूरा के पूरा लीनियर एल्केन। तो देखो वुड्स रिएक्शन से वो मतलब कि एल्केन आसानी से बनता है जिसमें सिमिट्री होती है, तो इसमें देखो सिमिट्री है तो ये आसानी से बनेगा, ठीक है। इसमें कहा कि कैन नॉट, अब है 2,3 डाइमिथाइल ब्यूटेन, 2,3 देखो 2 और 3 पोजीशन पे मिथाइल है, तो 2,3 डाइमिथाइल ब्यूटेन, तो देखो इसमें भी पूरा का पूरा सिमिट्री है, तो ये भी आसानी से बनेगा, ये भी आसानी से बनेगा। थर्ड है एन हेप्टेन, तो देखो 1 2 3 4 5 6 7, तो देखो इसमें सिमिट्री नहीं है, तो इसमें सिमिट्री नहीं है तो ये आसानी अच्छे तरीके से नहीं बनेगा। एन ब्यूटेन में भी देखो सिमिट्री है, 2 इधर 2 इधर, तो ये भी आसानी से बनेगा। तो देखो सिमिट्री से क्यों नहीं अच्छे से बनता, जैसे कि मान लो दो ठो एल्किल हैलाइड है, एक में 3 कार्बन का है, एक में 2 कार्बन का है, और Na से रिएक्शन करा गया, तो देखो पॉसिबिलिटी 3 पॉसिबिलिटी होंगी, या तो होगा कि 3 कार्बन और इसका 2 कार्बन
ऐसे मिल जाए तो ये पहला प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है, ये वाला प्रोडक्ट। और फिर या तो हो सकता है ये 3 या और यही 3 दो मतलब मिल जाए तो देखो 6 कार्बन का बन गया, ठीक। और फिर उसके बाद हो सकता है या तो ये दोनों कार्बन ही मिल जाए तो ये वाला पॉसिबिलिटी आ सकता है। तो इसमें देखो ज़्यादा पॉसिबिलिटी कौन सा आएगा, इसमें ज़्यादा पॉसिबिलिटी हो सकता है ये बने या तो ये बने। हो सकता है कि जैसे कि मान लो कि 40% ये बन रहा है, 40% ये बन रहा है, तो ये 20% बनेगा, ठीक है, क्योंकि सिमेट्रिकल जो होते हैं वो ज़्यादा बनते हैं वुड्स रिएक्शंस में, ठीक है, ये बात याद रखे रहना। तो ऑप्शन हम लोग थर्ड टिक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। तो देखो अब हम लोग पढ़ेंगे कोरे हाउस सिंथेसिस, ठीक। देखो जो अभी हम लोगों ने रिएक्टेंट का इस्तेमाल वुड्स रिएक्शन में किया जाता, अब कोरे हाउस सिंथेसिस में भी सेम मतलब कि एल्किल हैलाइड का यूज़ करेंगे। लेकिन अब इसमें क्या होगा, लिथियम की प्रेजेंस में, वहाँ पे क्या था, सोडियम था, यहाँ पे है लिथियम, ठीक। और वहाँ पे भी ड्राई ईथर, यहाँ पे भी ड्राई ईथर। तो अब पहले यहाँ पे क्या बनेगा, यहाँ पे RLi बनेगा, फिर उसके बाद Li एक R से जुड़ेगा और एक X से जुड़ गया। फिर उसके बाद अब हम लोग क्या यूज़ करेंगे, CuI, फिर उसके बाद ये बनेगा। यानी कि देखो कहने का मतलब है कि तुम सिर्फ इतना याद रखो कि RX में अगर हम लोग Li और CuI को और ड्राई ईथर की प्रेजेंस में करेंगे तो हम लोगों को एल्केन मिल जाएगा। तो देखो मेथड ऑफ प्रिपरेशन में हम लोगों ने सबसे पहले हाइड्रोजिनेशन में क्या पढ़ा था, एल्कीन या एल्काइन को H2 और निकिल प्लेटिनम के मतलब कि प्लेट से अगर निकालेंगे तो हम लोगों को एल्केन मिलेगा। अब सोडा लाइम और इलेक्ट्रोलिसिस में हम लोगों ने सेम रिएक्टेंट का इस्तेमाल किया, तो वो क्या था, RCOONA, ठीक। इस रिएक्टेंट का इस्तेमाल किया सोडा लाइम में हम लोगों ने। तो देखो सोडा लाइम और कोल्ब्स इलेक्ट्रोलिसिस में हम लोगों ने दोनों में RCOONA का इस्तेमाल किया। सोडा लाइम, देखो नाम से लग रहा है सोडा यानी कि NaOH, लाइम जहाँ पे भी आता है तो वहाँ पे कैल्शियम से उसका मतलब होता है, ठीक है। तो NaOH और CaO से हम लोगों ने R बनाया, ठीक, अरे RH बनाया, ठीक। अब कोल्स इलेक्ट्रोलिसिस में भी इसका इस्तेमाल किया लेकिन वहाँ पे इलेक्ट्रोलिसिस कराया, ठीक है, और H2O के प्रेजेंस में। तो वहाँ पे एनोड पे हम लोगों को क्या मिला था, एनोड पे हम लोगों को एल्केन मिला और कैथोड पे हम लोगों को H2 मिला, ठीक। वुड्स रिएक्शन और कोरे हाउस सिंथेसिस, इन दोनों में हम लोगों ने किसका इस्तेमाल किया, RX का, ठीक, एल्किल हैलाइड का इस्तेमाल किया। वुड्स रिएक्शन में हम लोगों ने क्या ट्रिक पढ़ा था अभी हम लोग, अल्का ने ड्राई नहीं किया रोस्टेड, अल्का से हो गया एल्किल हैलाइड, Na से मतलब ना से हो गया नहीं, मतलब कि देखो अभी हम लोगों ने ट्रिक पढ़ा था, अल्का ने ड्राई नहीं किया रोस्टर, ठीक है। तो अभी हम लोगों ने ये पढ़ लिया है। और कोरे हाउस सिंथेसिस में क्या था, यहाँ पे हम लोगों ने Na का इस्तेमाल किया, वहाँ पे हम लोगों ने LiX का इस्तेमाल किया था, सॉरी मतलब कि यहाँ पे हम लोगों ने Na का इस्तेमाल किया वुड्स में, और कोरे हाउस सिंथेसिस में हम लोगों ने Li का इस्तेमाल किया, ठीक है। तो और बना सेम प्रोडक्ट बना था, ठीक है, सेम रिएक्टेंट सेम प्रोडक्ट, बस वहाँ पे थोड़ा सा कंडीशन दोनों में डिफरेंस था। अब देखो अब ये बोल रहा है रिडक्शन ऑफ एल्किल हैलाइड। देखो रिडक्शन का मतलब क्या होता है, रुको अभी हम लोग इसके बारे में बढ़ते। अब देखो ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो नहीं है लेकिन इंपॉर्टेंट है। वुड्स रिएक्शन इज यूज टू यूनिट, वुड्स रिएक्शन का इस्तेमाल हम लोगों ने किस लिए किया था, तो यूनिट मतलब कि 2 एल्काइल हैलाइड, यानी कि 2 एल्काइल हैलाइड को जोड़ते हैं और उसमें हैलाइड्स को निकाल देते हैं और एल्काइल एल्काइल ग्रुप जोड़ देते हैं, ठीक है, एराइल का नहीं होता है, और ठीक है, तो वो 2 एल्काइल हैलाइड होते हैं। देखो इस क्वेश्चन में क्या कर रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड, इस सब कंपाउंड में से कौन सा कंपाउंड है जिसको इस्तेमाल किया जाता है क्या बनाने के लिए, 4,5 डाई इथाइल ऑक्टेन, ठीक है। 4,5 डाई इथाइल ऑक्टेन का मतलब क्या कि 1 2 3 4 फोर्थ पोजीशन पे और फिफ्थ पोजीशन पे क्या है, डाई इथाइल, सॉरी इथाइल, तो यहाँ पे 2 मतलब C होगा, ठीक है, 1 2 3 4, ठीक है। तो 4 और फिफ्थ पोजीशन पे डाई इथाइल और ऑक्टेन यानी कि ये 8 कार्बन की चेन है, ठीक। तो इसका बनाने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। तो देखो Na अगर दिया हुआ है तो Na कहाँ पे दिया जाता है, वो होता है वुड्स रिएक्शन में, ठीक है। तो ये वुड्स रिएक्शन है, Na की प्रेजेंस में इसको बनाया गया। तो अब इसका रिएक्टेंट क्या होना चाहिए, देखो वुड्स रिएक्शन में सिमेट्रिकल एकदम बनता है, ठीक है। तो ये इसको सिमेट्री हटाओ और यहाँ पे क्या बता 4,5 डाई इथाइल ऑक्टेन जो है वो बना है ना। तो अब यहाँ पे यानी कि ये इस वाले कार्बन देखो दोनों के दोनों बराबर है, तो यहाँ पे क्या होगा, यानी कि एक इसका यहाँ पे Br और एक यहाँ पे Br, ये रिएक्टेंट होना चाहिए, ठीक है। तो रिएक्टेंट ये वाला देखो 1 2 3 4
देखो 1 2 3 4 और फिर उसके बाद 2 कार्बन ऐसे और फिर ये बी आ रहा है, ठीक है, सॉरी ये वाला, ठीक है। तो इस तरीके से बनेगा। तो ऑप्शन ये वाला टिक करना है और आगे बढ़ जाओ। अब देखो वीडियो पॉज करो और इस क्वेश्चन को देखो और इस देखो कि ये वाला आंसर कैसे आया है, तुम लोग को तुरंत समझ में आ जाएगा। देखो बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। सोडा लाइम इज ए मिक्सचर ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। हम लोग पढ़ चुके हैं कि सोडा लाइम, ठीक, सोडा का मतलब हो गया NaOH यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड, लाइम का मतलब हो गया CaO, ठीक। तो ये पोटेशियम हाइड्रोक्साइड नहीं, कैल्शियम ऑक्साइड होता है, ठीक। तो ये वाला ऑप्शन गलत है, तो सही का मीथेन कैन बी प्रिपेयर्ड बाय वुड्स रिएक्शन। नहीं, मीथेन जो होता है वो उसमें एक कार्बन होता है, तो मीथेन कैन नॉट बी प्रोड्यूस बाय वुड्स रिएक्शन। ये लाइन तुम लोगों को याद होनी चाहिए, ठीक है। मीथेन कैन नॉट बी प्रोड्यूस बाय वुड्स रिएक्शन। इन एल्केन्स, ठीक है, एल्केन्स यानी कि सिंगल बॉन्डेड कार्बन की बात कर रहा है। ऑल कार्बन जो होता है sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है, तो सही बात है। देखो sp3 हाइब्रिडाइजेशन कब होता है, जब कार्बन जो होता है वो सिंगल बॉन्डेड होता है। कार्बन अगर डबल बॉन्डेड होता है तो sp2 होता है, कार्बन अगर ट्रिपल बॉन्डेड होता है तो वो sp होता है, ठीक। अब देखो ये क्वेश्चन थोड़ा सा देख लो, हाइड्रोकार्बन विच इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। देखो ऐसा हाइड्रोकार्बन जो 1 से मतलब कि अगर कार्बन का नंबर अगर 1 से 2 के बीच में होता है, अरे सॉरी 1 से 4 के बीच में होता है तो वो गैस, 5 से लेकर के 17 के बीच में लिक्विड और 17 से ऊपर का हाइड्रोकार्बन जो होते हैं वो सॉलिड होते हैं, ठीक है। 1 से 2 अरे 1 से 4 गैस, 4 और फिर 5 से 17 जो होते हैं वो लिक्विड होते हैं और उसके बाद के सॉलिड्स होते हैं। तो ऑप्शन हो जाएगा पेंटेन जो होगा, क्योंकि देखो ब्यूटेन गैस हो गया, इथेन गैस हो गया, प्रोपेन गैस हो गया, ये हो गया वो लिक्विड हो। देखो रिडक्शन का मतलब क्या होता है, रिडक्शन का मतलब होता है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन और एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। ऑक्सीडेशन का मतलब होता है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, ठीक। तो रिडक्शन में जैसे कि मान लो ये एक एल्किल हैलाइड है और तुम्हें मालूम होगा कि हैलोजेंस जो होते हैं उसके ऊपर ऑक्सीडेशन स्टेट जो होता है वो -1 का होता है, ठीक है। ये हैलोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट है। तो यहाँ पे R का जो ऑक्सीडेशन स्टेट होगा वो होगा +1। ये आप लोगों को ऑक्सीडेशन तो आता ही होगा, ठीक है। तो अब देखो जैसे कि इसका मान लो कि शुरू में x मान लेते हैं, ठीक है। अगर इसका -1 है ना तो फिर x -1 इज इक्वल्स टू 0 करके x इज इक्वल्स टू +1 आ गया, ठीक है। तो R का यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट +1 है। अब देखो यहाँ पे अब इसमें क्योंकि अब देखो रिडक्शन हो रहा है तो ये हैलोजन हटेगा और इसमें एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन जुड़ जाएगा, हाइड्रोजन जुड़ा। अब हाइड्रोजन का जो ऑक्सीडेशन स्टेट होता है वो +1 होता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे R का जो ऑक्सीडेशन स्टेट आएगा वो होगा -1, ठीक। तो अब ऑक्सीडेशन स्टेट तुम लोगों को निकालने आता ही होगा। तो अब देखो यहाँ से ये यहाँ पे गया और इसका ऑक्सीडेशन स्टेट पहले क्या था +1, अब ये हो गया -1, यानी कि इसने 2 इलेक्ट्रॉन को गेन किया। तो इस हो गया गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन और एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, ये हो गया रिडक्शन। तो अब देखो रिडक्शन ऑफ एल्काइल हैलाइड, एल्काइल हैलाइड को हम लोग रिड्यूस कराएंगे तो ये बना क्या RH बना, ठीक है। अब देखो R है, अब ये H जुड़ा, अब ये X हट गया तो ये HX भी उसका बाय प्रोडक्ट निकल जाता है। अब देखो रिड्यूसिंग एजेंट्स कौन कौन से होते हैं, एक होता है ZnCu एल्कोहल और एक होता है ZnHCl और फिर होता है HI और रेड फॉस्फोरस और H2PD। ये रिड्यूसिंग एजेंट्स आप लोगों को याद होने चाहिए, ठीक है। अच्छे से इसको एक बार देख के याद कर लो। अब देखो अब जैसे कि मान लो अगर हम लोगों को एल्डिहाइड यानी कि RCHO, ठीक है, RCHO होता है एल्डिहाइड और कीटोन क्या होता है RCOR होता है, ठीक है। अगर हम लोगों को एल्डिहाइड का मतलब कि रिडक्शन करा करके एल्केन बनाना होता है तो वहाँ पे हम लोग क्या यूज़ करते हैं ZnHgHCl, ठीक है। थोड़ा सा ध्यान से देख लो, देखो एक एल्डिहाइड ले लिए, अब उसका रिडक्शन करा दिए, क्लीमेंसन रिडक्शन करा दिए तो फिर से वही हाइड्रोजन जुड़ेगा, ऑक्सीजन हटा दो और फिर उसके बाद H जोड़ दो। तो यहाँ पे देखो 2 बॉन्ड से ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है, इसको दोनों को काटो और फिर यहाँ पे दोनों तरफ हाइड्रोजन जोड़ दो, ये तो यहाँ पे हो जाएगा CH3 और साथ में क्या इसके निकल जाएगा H। अब देखो ये O है, ये जा करके इससे जुड़ेगा तो ये हो गया H2O, 2 हाइड्रोजन यहाँ जुड़ गया, 2 हाइड्रोजन इससे जुड़ गया तो दोनों का काम बन गया। और देखो क्लीमेंसन रिडक्शन में यूज़ क्या होता है Zn और HgHCl, ठीक है। देखो क्लीमेंसन रिडक्शन में यूज़ हुआ ZnHgHCl और अभी हम लोगों ने पढ़ा था रिडक्शन ऑफ एल्काइल हैलाइड, तो वहाँ पे हम लोगों ने क्या इस्तेमाल किया था, वहाँ पे हम लोगों ने ZnHCl यूज़ किया था और ZnCu यूज़ किया था, यानी कि यहाँ पे Hg है तो वहाँ पे Cu था और वहाँ पे क्या था HCl था, ठीक। यानी कि ये दोनों कंडीशन तो मान लो ठीक है, यहाँ पे मरकरी है तो वहाँ पे Cu था, ठीक है। ये बात याद रखे रहना।
और वहाँ पे HI रेड पी और या H2PD भी था। तो देखो अभी हम लोगों ने एल्डिहाइड से एल्किन बनाया था, अब हम लोग बनाएंगे कीटोन से एल्किन। कीटोन RCOR है। तो अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, NH2 KOH ग्लाइकोल के साथ करा देंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये फिर से दोनों बॉन्ड यहाँ का कट जाएगा, यहाँ पे हाइड्रोजन हाइड्रोजन जुड़ेगा, यहाँ पे हाइड्रोजन हाइड्रोजन जुड़ेगा, तो दोनों का काम ऐसे ही बन जाएगा। तो फिर से एक बार देख लो यार, हाइड्रोजिनेशन में हम लोगों ने क्या किया था, एल्कीन एल्काइन से H2 से और निकिल से हम लोगों ने काम करा करके एल्केन बनाया था। सोडा लाइम और वोल्फ्स इलेक्ट्रोलिसिस में RCOO यूज़ किया था। वुड्स रिएक्शन और कोरे हाउस सिंथेसिस में हम लोगों ने RX का इस्तेमाल किया था। रिडक्शन ऑफ RX, इसमें हम लोगों ने क्या किया था, एल्काइल हैलाइड को रिड्यूस करा करके एल्केन बना दिया था। क्लीमेंसन रिडक्शन में हम लोगों ने एल्डिहाइड का रिड्यूस कराया था। और वुल्फ क्रिस्नर रिडक्शन में हम लोगों ने कीटोन को रिड्यूस कराया था। एल्डिहाइड को जैसे कि होता है RC, यहाँ पे डबल बॉन्ड O और ये H, ये होता है एल्डिहाइड। कीटोन में क्या होता है, RC डबल बॉन्ड O और यहाँ पे होता है R। ठीक है, ये बात याद रखे रहना। और वुल्फ क्रिस्नल रिडक्शन में हम लोगों ने इसको कीटोन के साथ NH2 और KOH ग्लाइकोल के साथ रिड्यूस करा के ये दोनों O को हटा के दोनों जगह H लगा दो। यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया था, Zn और यहाँ पे मरकरी था, ठीक है, और HCl के प्रेजेंस में फिर यहाँ पे दोनों O हटा के दोनों जगह H लगा दो। और यहाँ पे रिडक्शन ऑफ एल्काइल हैलाइड में हम लोगों ने क्या किया था, यहाँ पे हम लोगों ने Zn मतलब कि एल्काइल हैलाइड का रिड्यूस करा दिया था। H देखो H तीनों में रहेगा, ठीक है। और फिर यहाँ पे क्या था, Zn HCl Z और फिर उसके बाद ZnCu और अल्कोहल, ठीक है, इन सब के प्रेजेंस में। अब जैसे कि मान लो ये दो रिएक्शन दिया हुआ है, अब इसको फुलफिल करना है, ठीक है। तो देखो ये रिएक्शन कैसे हुआ है, यहाँ पे X जो है वो क्या बनेगा, तो आंसर मत देखो, अपने दिमाग से करना। तो देखो ZnCu है और अल्कोहल है। तो हम लोग अभी पढ़े हुए थे कि अगर हम लोग रिडक्शन ऑफ एल्काइल हैलाइड करें, देखो एल्काइल हैलाइड है भी, तो एल्काइल हैलाइड के किसके प्रेजेंस में करेंगे, ZnCu और अल्कोहल के प्रेजेंस में करेंगे। तो फिर यहाँ पे क्या होगा, I यहाँ पे हट जाएगा, हाइड्रोजन लग जाएगा, तो हो जाएगा C2H6। और ये वाला तो हम लोग पढ़ ही चुके हैं, कोल्स इलेक्ट्रोलिसिस RCOONA ना। और फिर अभी हम लोगों को यहाँ पे क्या मिलेगा, तो CH3 मिल जाएगा, ठीक है, ये सब हट जाएगा और यहाँ पे CH3 लग जाएगा। एक बार ये देख लो, बहुत हेल्प करेगा तुम लोगों को। जैसे कि मान लो एल्कीन या एल्काइन से एल्किन बनाना है तो हाइड्रोजिनेशन कराना है, एल्काइल हाइलाइड से एल्किन बनाना है तो या इसका एक वुड्स रिएक्शन है, या तो रिडक्शन ऑफ एल्काइल हाइलाइड, या तो कोरे हाउस सिंथेसिस रिएक्शन से, ठीक। ये तीन रिएक्शन हो गया एल्काइल हाइलाइड से, ठीक है। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट याद रखे रहना। एल्डिहाइड से अगर एल्किन बनाना है, ये देखो ये चीज़ इंसान बाद में भूल जाता है। एल्डिहाइड से एल्किन बनाना है तो क्लीमेंसन रिडक्शन, कीटोन से अगर एल्किन बनाना है तो वुल्फ किस्नर रिडक्शन, ठीक है, याद रखे रहना। यहाँ पे हम लोग क्या इस्तेमाल करते हैं, NH2 और KOH ग्लाइकोल, ठीक है। और क्लीमेंसन रिडक्शन में हम लोग क्या इस्तेमाल करते हैं, ZnHCl और ये क्या होता है, एक होता है ZnHg, ठीक है, ZnHgHCl, ठीक। तो देखो अब देखो एल्केन्स में हम लोगों ने इतना सब कुछ पढ़ लिया, मेथड ऑफ प्रिपरेशन। अब हम लोग फटाफट इसी केमिकल प्रॉपर्टीज़ में देखो क्या आता है कि केमिकल प्रॉपर्टीज़ में जैसे कि क्लोरीनेशन, ब्रोमिनेशन, कंबसन, आइसोमेराइजेशन, एरोमेटाइजेशन, नाइट्रेशन, सल्फोनेशन, ऑक्सीडेशन, सब बहुत ही ईजी है। देखो केमिकल प्रॉपर्टी में देखो सबसे पहला था हेलोजिनेशन, और इसमें क्लोरीनेशन, ब्रोमिनेशन मतलब कि सेम वे होता है। देखो क्या होता है, एक एल्केन ले लिया, अब उसको क्या किया, सनलाइट के प्रेजेंस में Cl2 के साथ अगर रिएक्शन होगा तो सबसे पहले एक हाइड्रोजन निकलेगा CH3Cl, फिर एक हाइड्रोजन और निकलेगा, फिर एक Cl ऐड होगा तो CH2Cl2। इसी तरीके से एक एक निकलते निकलते जब पूरा हाइड्रोजन निकल जाएगा तो लास्ट में बचेगा CCl4, ये होता है कार्बन टेट्राक्लोराइड। क्लोरीनेशन समझ में आ गया। सेम पाथवे जो होता है वो ब्रोमिनेशन का होता है, बस यहाँ पे Br2 होता है और यहाँ पे होता है CBr4 होता है, ठीक है। और देखो ब्रोमिनेशन, अब देखो इसमें क्या होता है कि हम जो मतलब कि इसमें जो F2Cl2Br2 में रिएक्टिविटी सबसे ज़्यादा जो होती है, याद रखे रहना, फ्लोरीन की रिएक्टिविटी सबसे ज़्यादा होती है, इसलिए इसमें फ्लोरीन का इस्तेमाल, फ्लोरीनेशन नहीं किया था। फ्लोरीनेशन का इस्तेमाल अगर हम लोग करेंगे तो पूरा धमाका हो जाएगा। क्लोरीनेशन बेस्ट होता है, और ये जो होता है फिर ये थोड़ा सा धीरे हो जाता है, ये एकदम माइल्ड हो जाता है, ठीक है। इसलिए Cl2 सबसे ज़्यादा फेवर किया जाता है, ठीक। तो और फिर उसके बाद
3 डिग्री जो होता है, यानी कि जैसे कि मान लो ये CH4 है ना, तो अब जैसे यहाँ पे ये CH4 है, अब ये एक कार्बन एक कार्बन एक कार्बन ऐसे जुड़ा होता है, और फिर ये मतलब कि सॉरी 3 डिग्री का मतलब होता है कि ये जो कार्बन है वो 3 कार्बन से मतलब कि होता है। तो 3 डिग्री सबसे ज़्यादा होता है रिएक्टिव, 2 डिग्री उससे कम, और प्राइमरी जो होता है वो सबसे लेस रिएक्टिव होता है। ठीक है, अब देखो कंबसन में हम लोगों को क्या पढ़ना है, इससे भी क्वेश्चन दे। अब देखो जैसे कि एक रिएक्शन दिया हुआ है Cl2 और CH4, ठीक, और Hv मतलब कि प्रेजेंस ऑफ सनलाइट में, और ये बना CH3 Cl और HCl। हाँ, अब इसमें कहा है कि प्रेजेंस ऑफ स्मॉल अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन, यानी कि ऑक्सीजन के स्मॉल अमाउंट के प्रेजेंस में। देखो ये जो रिएक्शन होता है क्लोरीनेशन ब्रोमिनेशन, ये एक बीकर में होता है, और वो मतलब कि वहाँ पे मतलब कि ऑक्सीजन नहीं होता है। ठीक है, तो इंक्रीज इन रेट ऑफ रिएक्शन नहीं, रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो घटेगा। डिक्रीज इन रेट ऑफ रिएक्शन फॉर ए ब्रीफ पीरियड ऑफ टाइम, तो सही बात है, रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो घट जाएगा। ठीक है, तो इसका ये वाला ऑप्शन सही होगा, क्योंकि इसमें कहा कि स्मॉल अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में रेट ऑफ रिएक्शन इसका थोड़ा सा घट जाता है। देखो क्वेश्चन में पूछा हुआ क्लोरीनेशन ऑफ एल्केन जो है फोटो केमिकल प्रोसेस में, वो सबसे पहले उसका पहला जो होता है स्टेप वो कौन सा होता है, तो सबसे पहले उसमें होमोलिसिस होता है। होमोलिसिस में क्या होता है कि दोनों फ्री रेडिकल्स में टूट जाते हैं, तो ठीक है, इसका जो पहला स्टेप होता है वो होता है होमोलिसिस। अब उसके बाद देखो क्वेश्चन पूछा हुआ क्लोरीनेशन ऑफ मीथेन डज नॉट अकर इन डार्क, यानी कि डार्क प्लेसेस में वो नहीं होता, सनलाइट की प्रेजेंस में होता है। क्यों? तो होता है देखो टू गेट क्लोरीन फ्री रेडिकल, ठीक है, क्लोरीन फ्री रेडिकल के लिए उसका जो एनर्जी जो चाहिए होता है, एनर्जी रिक्वायर्ड होता है, वो लाइट में होता है, और वो डार्क में नहीं हो सकता है। इसलिए देखो इस क्वेश्चन में क्या करा, विच ऑफ द फॉलोइंग आइसोमेरिक हेप्टेन्स कैन यील्ड 7 डिफरेंट मोनोक्लोरीनेटेड प्रोडक्ट, यानी कि मोनोक्लोरीनेटेड का मतलब क्या है, जैसे कि मान लो कोई एक एल्केन है, उसमें सिर्फ एक Cl जुड़ेगा तो वो होता है मोनोक्लोरीनेटेड, और इसमें कहा कि वो 7 अलग अलग मोनोक्लोरीनेटेड प्रोडक्ट किसमें मिलेंगे। देखो 2,2 डाईमिथाइल पेंटेन, ये है 2,2 डाईमिथाइल पेंटेन, और ये 2 मिथाइल हेक्सेन, और इन सब का वो किया गया। अब देखो 7 डिफरेंट टाइप्स ऑफ मतलब मोनोक्लोरीनेटेड किस पे मिलेगा, जैसे मान लो एक बार इसमें Cl जुड़ेगा ना, तो ये एक प्रोडक्ट, एक बार इस पर Cl जुड़ेगा तो ये एक प्रोडक्ट, फिर एक बार इस पर है, और ये अगर यहाँ जुड़ेगा तो सेम हो जाएगा। तो ठीक है, 1 2 3 4 5 6, यानी कि यहाँ पे मिलेगा 6 टाइप के। ठीक है, और देखो यहाँ से कितने टाइप के मिलेंगे, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, तो यहाँ से जो मिल रहे हैं वो 7 तरीके के मिल रहे हैं। ठीक है, यानी कि एक बार क्लोरीन यहाँ जुड़ सकता है, एक बार यहाँ, एक बार यहाँ, एक बार यहाँ, यहाँ, और देखो एक मिनट, यहाँ पे और यहाँ पे, अरे सॉरी, देखो यहाँ पे और यहाँ पे अगर क्लोरीन जो जुड़ेगा तो वो सेम होगा, तो ये भी 6 तरीके का देगा। कैसे, देखो ये एक दे दिया, जब ये और ये सेम देगा तो इसका गिनती नहीं होगा, 1 2 3 4 5 6, ठीक। अब इसमें देखो 1 एक बार यहाँ जुड़ सकता है, एक बार यहाँ पे जुड़ सकता है, एक बार यहाँ पे, एक बार यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, तो 1 2 3 4 5 6 7, तो ये दे रहा है 7 टाइप्स के। अब देखो ये कितने तरीके का दे रहा है, 1 2 3, ठीक, और यहाँ पे जुड़ गया 4, ठीक है। अब देखो इन तीनों की गिनती नहीं होगा, क्योंकि अगर यहाँ पे जुड़ा और यहाँ पे जुड़ा तो सेम बात है, यहाँ पे जुड़ा तो सेम बात है, यहाँ जुड़ा सेम बात है। तो कितने टाइप का दिया, 1 2 3 4, तो ये दिया 4 टाइप का। क्वेश्चन में पूछा 7 डिफरेंट टाइप का, तो ये वाला है 3 मिथाइल हेक्सेन, ठीक है, तो इसको टिक करो, आगे बढ़ो। अब इस क्वेश्चन में क्या कर रहा है, ड्यूरिंग हेलोजिनेशन ऑफ एल्केन्स का जो हेलोजिनेशन है, द हेलोजन एंड एल्केन सो स्पेसिफिक ट्रेंड ना, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, इसमें से सही कौन सा नहीं है। तो देखो रिएक्टिविटी ऑफ हेलोजन जो होता है वो हम पढ़ चुके हैं हम लोग, F2Cl2 Br2I2, ये बिल्कुल सही बात है, ये इसकी रिएक्टिविटी होती है। और रिएक्टिविटी ऑफ हाइड्रोकार्बन 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री, ये भी सही बात है, ठीक। ब्रोमीन इज लेस रिएक्टिव देन क्लोरीन, ब्रोमीन जो होता है वो क्लोरीन से लेस रिएक्टिव होता है, सही बात है। टूवर्ड ए पर्टिकुलर एल्केन, सही बात है भाई, ठीक है, चलो ठीक है। अब देखो इसमें कह रहा है ऑन क्लोरीनेशन मोनो सब्सटीट्यूटेड प्रोडक्ट इज फॉर्म वाइल ब्रोमिनेशन डिस्टर्ब्ड, मतलब कि एक सेकेंड, ऑन क्लोरीनेशन में मोनो सब्सटीट्यूटेड प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड, सही बात है, एक सेकेंड, हाँ ठीक है। और फिर उसके बाद वाइल ब्रोमिनेशन डाई सब्सटीट्यूटेड प्रोडक्ट इज फॉर्म, नहीं ये बात सही नहीं है, दोनों में मोनो सब्सटीट्यूटेड प्रोडक्ट बनते हैं, एक टाइम पे एक ही जुड़ता है, ठीक है, ये बात याद रखें।
यानी कि कहा जा सकता है कि क्लोरीनेशन जो होता है ना, वो जो होता है जो जैसे कि मोनो सब्स्टिट्यूटेड होगा या डाई सब्स्टिट्यूट होगा या ट्राई सब्स्टिट्यूट होगा, तो वो उसके हाइड्रोजन के नंबर के अकॉर्डिंग होगा। जैसे कि मान लो ये एक सी है, अब यहाँ पे Cl जुड़ा हुआ है, यहाँ पे Cl जुड़ा हुआ है, यहाँ H जुड़ा हुआ है, यहाँ पे H जुड़ा हुआ है ना, तो एक हाइड्रोजन, तो ये जो होगा ये दो जगह पे हेलोजन को जोड़ सकता है। ठीक है, अब जैसे कि एक सी है, यहाँ पे पहले से 3 X जुड़े हुए हैं ना, तो अब यहाँ पे एक ही, मतलब कि यहाँ पे एक H है, तो अब ये एक ही होगा, तो यहाँ पे मोनो होगा, तो ये गलत बात है। ठीक है, तो इसको टिक करेंगे। अब देखो 1993 के समय का आया हुआ क्वेश्चन क्या कर रहा है, रिएक्टिविटी ऑफ हाइड्रोजन एटम अटैच टू डिफरेंट कार्बन एटम इन एल्केन्स। एल्केन्स में हाइड्रोजन अटैच है। ठीक है, अब उसमें रिएक्टिविटी का ऑर्डर बताना है, तो हम लोग पढ़ चुके हैं 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री, तो इसको ये टिक करो, आगे बढ़ो। देखो इस क्वेश्चन में क्या कर रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज एक्सपेक्टेड टू रेडली गिव अ हाइड्रोकार्बन प्रोडक्ट इन गुड यील्ड। इसमें से जैसे कि हाइड्रोकार्बन इन सब में ने बनाया, तो सबसे अच्छी अमाउंट में हाइड्रोकार्बन कौन देगा, तो सबसे अच्छे अमाउंट में जो कोल्स इलेक्ट्रोलिसिस होता है RCOONA या RCOOK, वो सबसे अच्छे अमाउंट में देता है। तो वो क्यों देता, क्योंकि देखो कोल्स इलेक्ट्रोलिसिस में हम लोग पढ़ चुके हैं कि देखो एक एल्केन बना और एक होता है CO2 और एक NaOH। देखो CO2 जो है वो उड़ जाता है और NaOH उसमें जो बचता है वो निकल जाता है। ठीक है, हाँ, मतलब कि इसका मतलब कि ये CO2 एक, जैसे मान लो कि एल्केन बना और इसमें जो CO2 है वो उड़ गया, और जो इसमें एल्केन बनता है वो इवन नंबर ऑफ कार्बन में बनता है, इसलिए तो बस सीधे सीधे याद रखे रहना है कि इसमें जो CO2 होता है वो उड़ जाता है, NaOH पानी की तरह निकल जाता है, तो ये इसमें बचा रह जाता है। इसलिए कोल्स इलेक्ट्रोलिसिस सबसे अच्छा मेथड होता है एल्केन बनाने का। अब देखो इस क्वेश्चन में क्या कर रहा है, द एल्केन दैट गिव ओनली 1 मोनोक्लोरो प्रोडक्ट। अभी हम लोग पढ़ चुके हैं मोनोक्लोरो का प्रोडक्ट का मतलब है कि जिसमें सिर्फ एक कार्बन एक क्लोरीन जा करके जुड़ जाए, ऐसा प्रोडक्ट। ठीक है, तो इसमें से ऐसा कौन सा है जो मतलब कि एक ही तरीके का प्रोडक्ट मतलब बनाएगा। ठीक है, तो देखो जैसे कि 2,2 डाईमिथाइल है, तो 2,2 डाईमिथाइल ब्यूटेन। ठीक, और इसी तरीके से ये सब करके ये सब कंपाउंड दिए हुए हैं। अब देखो जैसे एक बार यहाँ पे क्लोरीन जुड़ गया ना, एक बार क्लोरीन यहाँ जुड़ जाएगा, एक बार क्लोरीन यहाँ जुड़ जाएगा, यहाँ, तो 1 2 3 4 5, तो ये 5 तरीके का देगा। लेकिन इसमें कह रहा है कि ओनली एक सेकेंड, ओनली 1 मोनोक्लोरो प्रोडक्ट, तो ये 5 तरीके का दे दिया, तो ये वाला तो बिल्कुल नहीं होगा। तो ये 1 2 3 और फिर ये दोनों सेम रहेगा, तो ये देगा 3 तरीके का, तो ये भी नहीं होगा। अब देखो ये जो होता है, जो एक सेकंड, हाँ, नियोपेंटेन का मतलब नियोपेंटेन और आइसोपेंटेन का स्ट्रक्चर जिसको नहीं समझ में आए तो वो देख ले। नियोपेंटेन यानी कि 2 पे 2 बार जुड़ा होता है, और आइसो में होता है वो दूसरे पे 1 बार जुड़ा होता है। ठीक है, तो नियोपेंटेन में अब देखो जैसे यहाँ पे क्लोरीन जुड़े, यहाँ जुड़े, यहाँ जुड़े, यहाँ जुड़े, सब एक बराबर है, तो ये एक तरीके का दिया। ये 1 2 3 4 5 ये 5 तरीके का दे रहा है। ठीक है, तो एक तरीके का देने वाला सिर्फ कौन सा है, नियोपेंटेन। और ये देखो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, आलतू फालतू क्वेश्चन नहीं है। अब देखो इस क्वेश्चन में क्या कर रहा है, एक हाइड्रोकार्बन ए है, वो रिएक्ट किया ब्रोमीन से, चलो ठीक है, और फिर उसके बाद सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन से, तो HU मतलब कि जो हम लोग ब्रोमिनेशन जैसे पढ़े थे। ठीक है, अब उसके बाद जो बन रहा है वो होता है एल्काइल ब्रोमाइड। ठीक है, अब इसके बाद कह रहा है कि विच बाय वुड्स रिएक्शन, अब ये वुड्स रिएक्शन के मतलब कि द्वारा कन्वर्ट हो रहा है गैसियस हाइड्रोकार्बन में, और वो जो हाइड्रोकार्बन है वो 4 कार्बन एटम से छोटा हाइड्रोकार्बन है। ठीक है, तो देखो ये है वुड्स रिएक्शन, एल्किल हाइलाइट को Na के प्रेजेंस में 4 से कम है, तो 4 से कम है तो वो या तो 3 कार्बन का हो सकता है या तो 2 कार्बन का हो सकता है। अब हम लोग पढ़ चुके हैं कि जो वुड्स रिएक्शन है वो सिमेट्रिकल हाइड्रोकार्बन बनाता है। ठीक, तो सिमेट्रिकल बनाया तो ये 2 कार्बन का होगा। ठीक है, बात समझ रहे हो तुम लोग, सिमेट्रिकल हाइड्रोकार्बन वुड्स रिएक्शन से बनता है तो वो 3 हो नहीं सकता, तो ये 2 कार्बन का होगा। ठीक है, अब देखो 2 कार्बन का होगा। वुड्स रिएक्शन हम लोग पढ़ चुके हैं कि वुड्स रिएक्शन होता कैसे, जैसे कि ये ABr है ना, तो इसका प्लस फिर ये A'-BR। ठीक, तो ये A जो है वो जुड़ जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, ये एक डैश का मतलब होगा यहाँ पे CBr और ये होगा CBr। ठीक, और 2Na इसके साथ ये मतलब कि ये C जुड़ेगा तो ये बनेगा। ठीक है, तो इसका ये एक प्रोडक्ट ये बन रहा है, जैसे कि मान लो, तो अब इसका ये वाला प्रोडक्ट कौन सा होगा, समझ रहे हो। तो हम लोग पढ़ चुके हैं कि अगर CH4
Br2 ये करें Hv के साथ, तो ये यहाँ पे बनता है CH3Br। तो ये यहाँ पे क्या बनाता है CH3, क्योंकि देखो CBr यानी कि ये 3 H से जुड़ा हुआ होता है, तो तुम लोगों को मालूम ही होगा। तो यहाँ पे बना था CH3Br, तो ये क्या होना चाहिए था CH4। ठीक, तो यहाँ पे एक सेकेंड, हाँ, तो अब इसका ये क्या है CH4। ठीक है, तो CH4 पे टिक करो, आगे बढ़ो। और ये देख लो क्वेश्चन, देखो 18 में आया।